हे गाइस, दिस इज पार्ट 3 ऑफ एनआईसी एसए एग्जाम और इसमें हम 15 अक्टूबर 2017 को जो पेपर हुआ उसका थर्ड पार्ट ये है वीडियो में। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम विल सॉल्व द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम इफ यू नो कि इसका आंसर बेसिकली फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम होता है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में फ्लॉयड और वॉर्शल अलग अलग दिया हुआ है। तो गाइस मैं बता दूं, जो फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम वो बेसिकली फ्लॉयड का है। ठीक है, वॉर्शल के और भी एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिथम ऑलवेज ऑल पर जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी जो ज्यादा क्रेडिबिलिटी है वो फ्लॉयड एल्गोरिथम को दी जाती है। तो ये ऑप्शन है, कई वेबसाइट्स पे इसका फ्लॉयड एंड वॉर्शल बना के आंसर दिया हुआ है। ठीक है, एनआईसी ने इसका आंसर गलत दिया हुआ है, एक्चुअली उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें डिजगास्कर एल्गोरिथम के बारे में दे रखा है, लेकिन जो प्रॉपर आंसर है, और ये क्वेश्चन एक्चुअली सेम अगले पेपर में भी पूछा गया, जो आने वाले पेपर्स थे पहले 2018-19 में जो पेपर आया उसमें भी उन्होंने इसको करेक्ट करके फ्लॉयड एल्गोरिथम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, an algorithm is made up of two modules m1 and m2 if order of m1 is fn. okay, this is question is related to asymptotic complexity. ठीक है, इसमें वर्स्ट केस के बारे में बेसिकली पूछा गया है, और m2 है जो gn है, m1 मेरा fn है और m2 है जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को gn आते हैं, कोई फंक्शन है gn। तो ऑर्डर क्या होगा एल्गोरिथम का? तो गाइस, एक कोई भी आप प्रोग्राम लिखते हैं उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, और आपको ये हर एक मॉड्यूल की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है एक्स वाई जी। ठीक है, और आपको जानना है कि वो प्रोग्राम ओवरऑल उसको मैं कितना टाइमिंग दूं एक प्रोसेसर का। अगर आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर लिखना है तो आपको एक प्रोसेसर का कितना उसे टाइम देना है कि मैक्सिमम इतने टाइम में तो ये कवर हो ही जाएगा। तो आपको एक वर्स्ट केस एक थ्रेशोल्ड अपर लिमिट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस थ्रेशोल्ड लिमिट में आप क्या लेंगे? मान लीजिए एक इंसान आता है, वो मुझसे सामान खरीदता है, मेरी एक शॉप है, ठीक है, मुझसे सामान खरीदता है और उसको सामान बेचने में मुझे 5 मिनट लगते हैं। एक और बंदा आता है, उसे ज्यादा सामान खरीदना है, ठीक है, उसे बेचने में मुझे सामान सारा उसका सॉर्टिंग करने में, बिलिंग करने में, सब कुछ करने में आधा घंटा लगता है। और तीसरा बंदा आता है, उसे 40 मिनट्स लगते हैं। लेकिन जो चौथा बंदा आता है, अगेन मेरे वही 20 मिनट्स 10 मिनट्स, तो ऐसे है। तो मैक्सिमम टाइम मुझे कितना लगा एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने में? दैट इज 40 मिनट्स। तो मैंने पहले 3 से लिया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई मेरा बॉस है, उसने देखना है कि जो मेरा इजी डे पे, जैसे कि मैं खड़ा हूं, मैं मैक्सिमम 40 मिनट्स में किसी भी कस्टमर को डील कर लेता हूं। ठीक है, उससे कम में डील कर सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम 40 मिनट, उससे ज्यादा मैं नहीं लेता। ठीक है, तो मुझे एक कस्टमर को डील करने के लिए एक टाइम स्लॉट एक्टिवेट कर देता है। मान लीजिए कि 40 मिनट से दे दीजिए, अगर 40 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं तो आई विल रिप्लेस दिस गाय। ठीक है, सो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड मैंने एक वैल्यू बना ली। ठीक है, कि एक प्रोग्राम की, एक मॉड्यूल की, एक पूरे प्रोग्राम की, कि इससे ज्यादा इसे टाइम नहीं लगना चाहिए। तो व्हाट आई विल डू, I will go for worst case which is in O, big O notation. So I will take a maximum of Fn and Gn. मान लीजिए इसे टाइम लगता है 5 और इसे टाइम लगता है 10, तो मैक्सिमम 10 में तो ये दोनों फंक्शन, ये दोनों मॉड्यूल कवर हो ही जाएंगे। इसका मीनिंग ये है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिनिमम लेंगे तो मे बी मिनिमम ये 5 है, ये 10 है, तो मिनिमम अगर आपने 5 ले लिया कि 5 तक मुझे 5 मिनट तक चलाना, तो Gn को तो आप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, वो मॉड्यूल रन ही नहीं कर सकता। अगर आप दोनों को लेंगे तो रन तो दोनों कर लेंगे आप। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आप ओवर अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, इससे आपकी वेस्टेज हो रही है। और ये Fn और Gn तो बिल्कुल ही गलत है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में वेस्टेज कर ली, अपनी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वेस्टेज कर ली। ठीक है, तो वेस्टेज भी नहीं करनी, ऑप्टिमाइज सिस्टम रखना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। जो अगर आपके कोई नोन हो, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हो आईटी फर्म्स में, ठीक है, तो वो यही देखते हैं बेसिकली कि हमें मैक्सिमम कितना, अगर हमने लोड करना है सर्वर्स में, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में मल्टीपल सर्वर्स लगे हैं, तो प्राइमरी मेरी एक साइट होती है, एक सेकेंडरी साइट होती है, और सेकेंडरी साइट में मुझे कितना, कहते हैं ना कि प्राइमरी और सेकेंडरी बिल्कुल सेम सेटअप होता है, और अगर प्राइमरी डाउन हो जाए तो सेकेंडरी अपने आप अप हो जाता है, ताकि यूजर को ये ना लगे कि मेरे पास कोई मुझे फंक्शनैलिटी कम मिल रही है, मेरा सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहा। तो बहुत सारे डेटा सेंटर्स होते हैं, लेकिन जो अगर आपको रियलिटी में पता हो, जो मेरी सेकेंडरी साइट होती है ना, उसमें बहुत कम हार्डवेयर यूज किया जाता है एज कंपेयर टू प्राइमरी साइट, लेकिन इट विल गिव मी फंक्शनैलिटी सिमिलर टू प्राइमरी। हाउ सो, कि उसमें टाइमिंग कैलकुलेट की जाती है कि इतने टाइम में मेरा प्राइमरी जो डेटा सेंटर है वो अप हो जाएगा, तो उस टाइम पीरियड के लिए मुझे कितनी स्टोरेज और कितने सर्वर्स चाहिए, तो उस टाइम पीरियड में मैं सेकेंडरी साइट बनाता हूं। तो उस जगह भी ये काम आता है। ठीक है, ये लॉजिक मैंने आपको एक बड़ा लॉजिक दे दिया इसको रिलेट करने के लिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
एज्यूम ट्रांजैक्शन ए होल्ड द शेयर्ड लॉक, ओके, जो ट्रांजैक्शन मेरी ए है, टी ए है, वो एक शेयर्ड लॉक रहेगा। शेयर्ड लॉक इज फॉर बेसिकली रीड ऑपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किस पे होल्ड कर रही है, कोई रिसोर्स मेरा आ रहा है, ठीक है, और इस पे होल्ड है उसका। अब ट्रांजैक्शन जो बी है ये चाहती है, रिक्वेस्ट कर रही है किस चीज के लिए, शेयर्ड लॉक के लिए, जो कि बेसिकली रीड करना चाहती है इस आर को। और यहाँ पे कोई भी हमें ये नहीं दिया हुआ कि मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है, अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिकली अगर प्रोसेसेस की फॉर्म में दिया हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ले सकते हैं, अगर जैसे कि ट्रांजैक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है तो डीबीएमएस में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कोई टाइम स्टैंपिंग या कोई भी उसके जैसे प्रोटोकॉल नहीं दिए हुए, डिफाइन नहीं किए हुए, तो सिंपल एक सिस्टम है जिसमें शेयर्ड लॉक्स हैं, रीड करना चाहता है तो इट विल ऑलवेज बी ग्रांटेड। कोई भी एक्सक्लूसिव लॉक नहीं है, कोई राइट नहीं कर रहा, सो इट विल इमीडिएटली बी ग्रांटेड। अगर मेरा ए है जो एक्सक्लूसिव लॉक होता, रीड एंड राइट कर सकता होता, तो मैं ये शेयर्ड लॉक नहीं दे सकता था, ठीक है, तो इमीडिएटली रिजेक्ट हो जाता। और अगर रिजल्ट डेडलॉक सिचुएशन कब आती, कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये इसमें होल्ड करे बैठा है, हमेशा के लिए होल्ड करे बैठा है, और प्रोसेसेस आगे बढ़ ही नहीं रहे, ठीक है, या बी ग्रांटेड एज सून एज इट इज रिलीज्ड बाय ए। तो एक्सक्लूसिव लॉक में ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन शेयर्ड लॉक्स में अगर कितने भी शेयर्ड लॉक चाहे और भी ट्रांजैक्शन शेयर्ड लॉक मांगे तो इमीडिएटली ग्रांट की जा सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, ये टीओसी से क्वेश्चन है गाइस। Which of the following definition generates the same language as L? L तो L में क्या दिया हुआ है, x की पावर n, y की पावर n, और कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है कि n जो है वो 1 के बराबर, या n जो है ग्रेटर देन 1। इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ। तो पहली मेरी कंडीशन, हमेशा टीओसी के क्वेश्चन में एक रामबाण है, वो ये है, कभी भी आपको लैंग्वेजेस के बारे में दिया हो, मिनिमल स्ट्रिंग जनरेट कर लो, पहले उससे सबको सेटिस्फाई करो, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। मिनिमल स्ट्रिंग n इक्वल टू 1 क्या आएगा, x की पावर 1 आ जाएगी, y की पावर 1 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो x की पावर 1, y की पावर 1 इक्वल टू xy। तो xy कहाँ से जनरेट होता है ये देख लो, और ऊपर से यहाँ पे क्या, x की पावर n और y की पावर n। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितने एक्सिस बढ़ेंगे उतने ही y बढ़ेंगे, बराबर है दोनों। n की वैल्यू मैं सिंगल पुट करूंगा, अगर 2 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, 3 पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, 0 पुट नहीं कर सकता, मिनिमल वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्लोजर, क्लीन क्लोजर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये होगा प्लस वाला फॉर्मेट, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, पहली लैंग्वेज दी हुई है e की पावर, ये तो एक्स वाई यहां से जनरेट हो रहा है, गुड, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है, गुड, यहाँ पे भी जनरेट हो सकता है एक्स वाई, तीनों में जनरेट होता है, मिनिमल जो मेरा स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है। दूसरे को देख लेते हैं, अब यहाँ पे ई है, ई को मैं एक्सपैंड करता हूं तो क्या एक्सपैंड कर सकता है, एक्स वाई से ही एक्सपैंड कर सकता हूं सिर्फ, तो एक्स वाई लिख दे तो क्या आ गया, एक्स एक्स वाई वाई। तो मेरी ये कंडीशन सॉल्व हो गई। मान लीजिए आगे मैं इसे ऐसे एक्सपैंड कर देता हूं, तो यहाँ पे एक और एक्स वाई ही आएगा, तो जितने एक्स होंगे उतने ही वाई होंगे, तो ये कंडीशन मेरी पूरी सेटिस्फाई हो रही है। मूविंग ऑन टू 2, ये तो मेरा सेटिस्फाई कर ही रहा है एक्स वाई। उसके बाद क्या है, एक्स प्लस एक्स वाई। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे कंडीशन सेम नहीं रही, एक्स वाई तो ठीक है, लेकिन जो ये एक्स है ये कितने भी एक्स हो सकते हैं, एक्स वाई ये वाला ले लिया मैंने, उसके जो ये वाई है ये कितने भी हो सकते हैं, मान लीजिए एक ही है, तो क्या यहाँ पे एक्स और वाई बराबर है, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 2y है, ये तो बराबर है ही नहीं, ये तो ये वाली कंडीशन ही मेरी फेल हो गई, तो इसके लिए ये नहीं होगा। समझ आ रही है ना आपको कंडीशन क्यों फेल हुई, क्योंकि x प्लस है, y प्लस है, y भी कितने भी हो सकते हैं, x भी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बराबर हो या ना हो, बराबर नहीं भी हो सकते, बराबर हो भी सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो मेरी कंडीशन ही फेल हो गई। यहाँ पे तो कहा गया कि x की पावर n और y की पावर n की अगर एक वैल्यू दूंगा तो x भी उतने एक्सपैंड होंगे, y भी उतने एक्सपैंड होंगे, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। अब इसने ये कंडीशन सीधे ही दे दी, x प्लस वाई प्लस। इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए x 0 तो नहीं हो सकता, एक्स वाई तो आएगा ही आएगा, फर्स्ट कंडीशन तो मेरी यहां पे भी ट्रू है, लेकिन दिस इज ऑल्सो ट्रू इन दिस केस, ठीक है। x कितने भी हो सकते हैं, मतलब मिनिमम 1 मैक्सिमम कितने भी, y मिनिमम 1 मैक्सिमम कितने भी, लेकिन यहाँ पे तो x और y एन वही कहानी दोबारा है कि सेम होने चाहिए, इसलिए ये भी फेल हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, वी विल टेक अनदर पार्ट फॉर अदर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।